एनटीपीसी का पेपर आने वाला है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जीएस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा छोड़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक छोड़ें, करंट अफेयर्स कितना पढ़ें, साइंस कितना पढ़ें, किस लेवल का पढ़ें, ज्योग्राफी इंडियन पढ़ें या वर्ल्ड पढ़ें, हिस्ट्री इंडियन पढ़े या वर्ल्ड पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। स्कोर 40 में से 35-30 सही हो जाए तो हमारा तो काम हो गया, सिलेक्शन पक्का। बस यही सबसे तगड़ी कमी है हमारी कि जो नींव है जिसको मजबूत करने की वही चीज हम नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो के बाद आप भी कहोगे सर पहले क्यों नहीं मिले थे आप, अगर पहले मिल गए होते तो अब तक हमारा जीएस इतना तगड़ा हो गया होता कि 40 में से तो 35 तो छोड़ो 36-37 भी ले आते। इस प्रकार का लेवल बता दूंगा। आप कहोगे ऐसे कैसे, तो इसका सबसे तगड़ा फार्मूला क्या है। मान लो 2021 में या 19 में जो पेपर हुए थे एनटीपीसी के सीबीटी 1 के, अगर उसका लेवल आपको कराया जाए तो लेवल थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये भी तो रहता है कि फेक क्वेश्चन भी लोग करा दे रहे हैं कि ये प्रश्न आए थे। मैं आपको रियल क्वेश्चन कराऊंगा, वही स्क्रीनशॉट हैं जो प्रश्न के आए हुए हैं ना, वही स्क्रीनशॉट से मैं आपको कराने वाला हूं। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, लेवल थोड़ी बदलेगा। एनटीपीसी का लेवल तो वही रहेगा ना, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, करंट अफेयर्स का। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के आए दाएं बाएं जो प्रश्न आ सकते हैं या आने की संभावना है वो सारे प्रश्न हम करेंगे। तो इससे पता है क्या फायदा मिलेगा। पहली चीज तो हम लेवल पता कर पाएंगे कि लेवल क्या चल रहा है। दूसरा, लेवल के आसपास के ये साइड देखो, आपको खुद पता लग जाएगा लेवल क्या चल रहा है। बस बात खत्म, कुछ नहीं बताना, बस एक साइड देख लो, बाकी तुम खुद जान जाओगे यहाँ चल क्या रहा है। चलिए बढ़ते बिना कुछ देरी के, कैसे अचीव कर पाएंगे 40 में से 35 वो आज जानेंगे। चलो स्टार्ट करते बिना कुछ देरी के, टाइम भी आपका खराब हो रहा है। चलो, ये जो पेपर है ये है 2 फरवरी 2021 का, 2 फरवरी 2021 का ये पेपर है। इसको आज सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखो स्क्रीनशॉट लिए, मैंने क्या बोला, स्क्रीनशॉट लिए हैं, उन्हीं से हम करेंगे। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। मतलब इनका चुनाव होता है कितनी अवधि के लिए किया जाता है, ये पूछ रहा है। जैसे राष्ट्रपति का, हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का, एमपी एमएलए का, इसी प्रकार से इसकी अवधि पूछी गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए, यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना अगर हमारे एग्जाम में पूछ ली जाए तो हम बताएंगे 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में, 45 ईस्वी में स्थापना होती है। अगर ये पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय अगर पूछा जाए मेरे भाई तो मुख्यालय हम बता देंगे, क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा मेरे भाई। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है, अमेरिका में। कहां पड़ता है, अमेरिका में, याद रखेंगे। अगर मान लो ये पूछ लिया जाए मेरे भाई, ये पूछ लिया जाए कि अमेरिका का सबसे लंबी रिवर का नाम बताओ मेरे भाई, सबसे लंबी रिवर का नाम है मिसिसिपी। क्या नाम है, मिसिसिपी नदी का नाम है सबसे लंबी। अगर राजधानी पूछ ली जाए मेरे भाई, अगर राजधानी पूछ ली जाए तो वाशिंगटन डीसी। क्या है, वाशिंगटन डीसी। अगर मान लो ये प्रश्न आया, देखो लेवल चल रहा है ना मस्त। अगर मान लो ये प्रश्न आया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। ये भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ गया कि बताओ अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और हमारे यहां पर 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन से लगभग 7 से 8 प्रश्न जाने थे, इसके आए दाएं। अगर यूएन का स्थापना या मुख्यालय कोई भी पूछेगा तो हम बता पाएंगे। एक सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है मेरे भाई कि कनाडा की राजधानी ओटावा और यूएसए के बीच में एक रेखा है जिसे हम कहते हैं 49 डिग्री समांतर रेखा। क्या कहते हैं, 49 डिग्री समांतर रेखा, या हम 49 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमने बहुत आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते भाई। प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत कराता है। मतलब उपाधियों के अंत की बात कर रहा है भैया। चलो देख लेते हैं उपाधि का अंत।
सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, उपाधि का अंत है आर्टिकल 18। पहले बात करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, आपको पता है समानता का अधिकार मौलिक अधिकार पहला है हमारा, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। 18 के बीच में है ना, और इसी के बीच में पड़ता है आर्टिकल 18। तो हम ये कहते हैं समानता के अधिकार का आर्टिकल है, उपाधियों का अंत कहलाता है। अगर मान लेते हैं आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया कि आर्टिकल 14 में क्या है, तो आप सिंपल सा बता देना कि विधि के समक्ष समानता है। क्या बता देंगे? विधि के समक्ष समानता बता देंगे। विधि का मतलब पता है यहाँ क्या है? कानून। कानून की नजरों में प्रत्येक व्यक्ति समान माना जाएगा, कोई भी। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ अलग रखा है, जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 361 के अनुसार, राज्यपाल को रखा है, और साथ में एमपी एमएलए को भी इससे अलग रखा हुआ है कि जब तक वो कार्यकाल पर है ये सभी लोग, तो उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई मुकदमा नहीं लग सकता, ये बताया गया है 14 में विधि के समक्ष समानता। अगर मान लो ये पूछा जाए ये कहां से लिया गया है ये अवधारणा, तो आप कहेंगे दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। अगर मैं यहीं पर बात कर दूं विधि के समक्ष संरक्षण की, अगर मैं बात करूं किसकी? संरक्षण की अगर मैं बात करूंगा तो ये यूएसए से लिया गया है। लास्ट में समानता होगी तो ब्रिटेन, अगर लास्ट में संरक्षण होगा तो अमेरिका का सेंटेंस हो जाएगा। आर्टिकल 15 अगर बात करेंगे तो सिंपल सा हमको याद रखना है, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, या कहीं भी आपका जन्म हुआ है पूरे भारतवर्ष में, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी कारणवश भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे जाति को लेकर, धर्म को लेकर, लिंग के ऊपर नहीं होगा। ये 15 कहता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं आर्टिकल 16 की, तो ये सरकारी नौकरियों में समानता की बात बताता है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को समानता है। लेकिन आरक्षण भी यहीं पर दिया गया है। अगर मैं आरक्षण की बात करूंगा ना, तो आर्टिकल 15 में भी आरक्षण की बात की गई है, आर्टिकल 16 में भी आरक्षण की बात की गई है। मैंने फंडामेंटल राइट वाला वीडियो बनाया था बहुत डिटेल से, इनके क्लॉज भी वहां पर मैंने बताए थे, देख लेना। हालांकि इतना डिटेल से हमारे एग्जाम में आएगा ही नहीं। आर्टिकल 17 अगर हमारे एग्जाम में पूछेगा तो इसका मतलब है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत हो जाएगा 17, और 18 मैंने आपको बता ही दिया था, उपाधियों का अंत। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये क्या है? ये मौलिक अधिकार है। ये क्या है मेरे भाई? ये मौलिक अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ भाग की बात करूंगा तो भाग 3 में इनका उल्लेख है। अगर मैं देश की बात करूंगा कि किस देश से ये लिए गए हैं, तो हमारा आंसर अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, याद रखेंगे। ये नागरिकों का अधिकार है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसके बारे में इतने फैक्ट याद रखने। अगर मैं आर्टिकल 22 की यहां पर बात करूं, तो आर्टिकल 22 में क्या है? अगर आप गिरफ्तार हो जाते हो या आपको नजरबंद कर लिया जाता है, तो आपको संरक्षण दिया जाएगा। गिरफ्तारी में संरक्षण की बात की गई है 22 में। 23 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 23 ये कहता है आपको जबरदस्ती, बलात्, श्रम पर रोक, मानव का दुर्व्यापार। मानव का व्यापार नहीं होगा। पहले के लोग क्या करते थे? मानवों का बाजार लगता था तो खरीदे जाते थे, तो बोले अब खरीदना नहीं होगा, गुलाम खरीदे नहीं जाएंगे। वैश्यावृत्ति जो आज चल रहा है, कोठा वगैरह, वैश्यावृत्ति भी नहीं होगा, यानी शरीर को नहीं बेचोगे आप, सिंपल समझो। जबरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जाएगा, ये कहता है 23। 24 की अगर मैं यहाँ बात करूं तो 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र है ना आपका, तो आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता। कोई कारखाने, कोई जोखिम भरे पे काम करने पर रोक लगाई गई है। अगर मैं यहाँ 25 की बात करूं तो आर्टिकल 25 ये कहता है आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो, या कोई भी धर्म आप अपना भी सकते हो, स्वतंत्र हो आप। आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म के प्रति प्रचार कर सकते हो, आचरण कर सकते हो, और आचरण, प्रचार और मनाने की स्वतंत्रता भी, कोई भी त्योहार। सिख धर्म में जो पंच कक्का पहना जाता है ना, वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 25 के तहत। तो इतने फैक्ट अगर हमको याद हैं दोस्तों, तो बहुत सारे प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अगर इसी लेवल से मैं आपको पर डे
एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्या लगता है कि मेरा प्रश्न बाहर चला जाएगा? बताओ बताओ, नहीं जाएगा। हाँ, करंट अफेयर्स का 2 से 3 प्रश्न हो सकता है, तो करंट अफेयर्स इसमें नया आएगा तो वो तो हम करा नहीं रहे, लेकिन जीएस का जो सेगमेंट है ना दोस्तों, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। इसी लेवल से मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि लेवल थोड़ी बदल जाएगा एग्जाम का, लेवल तो यही रहेगा ना, तो लेवल थोड़ी बदल रहा है भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत के प्रतिनिधित्व अधिकतम थे? ये कह रहा है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना, आओ इसकी भी बात कर लेते हैं। संविधान सभा की मैं यहां पर बात करूंगा, ठीक है। इसका गठन कब होता है भैया? संविधान सभा का गठन 1946 माना जाता है, लेकिन पहली बैठक यहां पर देख लेते हैं हम, है ना। पहली बैठक यहां पर देख लेते हैं कब हुई है, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी मेरे भाई। और इसके अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे, स्थायी नहीं थे ये, टेम्परेरी बने थे, जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा इनका नाम था। अगर मैं यहीं पर यह बात करूं, ठीक है, बता दो कि इस बैठक में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहां के थे, वो मैंने आपको बता ही दिया था, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। अगर मैं ये कहूं संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब बना? 24 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 से पहले इसको संयुक्त प्रांत कहते थे, और 24 जनवरी 1950 के बाद यूपी या उत्तर प्रदेश सब कहने लगे। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन मैंने ये बता दिया। अगर मैं यहां पर ये बात करूं कि हैदराबाद एक ऐसा रियासत थी, हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया, रियासत ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया। अगर मैं यहां पर यह बात करूं कि दूसरी बैठक कब हुई थी, अगर मैं बात करूं दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 2 दिन के बाद हुई थी मेरे भाई, 1946 ईस्वी में। और इसके स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे उसके बाद, स्थायी अध्यक्ष। अगर प्रश्न आएगा स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके स्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बात कर दूं, अगर मैं यहीं पर बात करूं कि तीसरी बैठक कब हुई है, नीचे लिख देते हैं। तीसरी बैठक की अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे भाई, तीसरी बैठक हुई थी 2 दिन के बाद, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। और जेएल नेहरू के द्वारा, इसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या किया गया था? इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये प्रश्न कई बार आता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था मेरे भाई। और यही उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली थी, अगर ये प्रश्न आया तो याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको मंजूरी मिली थी। और यही आगे चलकर प्रस्तावना बना, प्रस्तावना, यही आगे चलकर प्रस्तावना या प्रेम्बल बना, याद रखेंगे, ठीक है, प्रेम्बल बना, याद रखेंगे। अगर मैं यहीं पर यह बात कर दूं, आप कहोगे बताओ भैया कि अंतिम बैठक कब हुई है? अंतिम बैठक, अब देखो कितने प्रश्न मैं यहां पर आज को बताने वाला हूं आपको, तो अंतिम बैठक यही हुई है, ये डेट ऊपर लिखा हुआ है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई है। और इसी दिन याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। इसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, अगर ये मैं बात करूं ध्वज को, तो ये भी प्रश्न कई बार आता है, 22 जुलाई 1947, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने सारे अगर हमको प्रश्न याद हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं समय कितना लगा था संविधान बनने में, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। टोटल बैठकें कितनी हुई हैं, अगर ये प्रश्न आया तो ऑप्शन में या तो 11 आएगा या ऑप्शन में 12 आएगा, क्योंकि जो अंतिम बैठक है ये बैठक नहीं मानी जाती, कुछ स्रोतों में ये लिखा हुआ है। इसी दिन सभी लोगों ने हस्ताक्षर करके और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको याद रखने हैं, बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आप बताओ, अगर ये लेवल चलता रहा
तो क्या हमारे प्रश्न गलत हो पाएंगे? नहीं होंगे। लेवल थोड़ी बदल जाएगा, लेवल तो यही रहेगा। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछ लिया है, हो सकता है अगली बार स्थापना पूछ ले, हो सकता है कोई अधिवेशन इंपॉर्टेंट वाला पूछ ले। अभी हम बताते हैं भारत के किस शहर में हुआ है, पहला वाले की बात कर रहा है, पहला। ठीक है, अब आपको पता है भैया बंबई में पहला हुआ था, और प्रश्न आएगा इसके अध्यक्ष कौन थे, हो सकता है अगली बार अध्यक्ष पूछ ले। तो व्योमेश, क्या था, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके पहले अध्यक्ष थे। अगर मैं ये बात करूं क्या कि भैया इसकी स्थापना किसने किया था, किसकी, कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था, स्थापना, हालांकि डेट ऊपर लिखा भी है, स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा हुआ है, ए.ओ. हुम के द्वारा इसको किया गया है, याद रखेंगे। पहली बैठक मैंने बता दी। अगर मान लो प्रश्न ये नहीं आया, अगर प्रश्न ये आया कि बताओ भैया दूसरी बैठक कब हुई है और कहां हुई, दूसरी बैठक या दूसरा अधिवेशन लिख सकते हैं ना, दूसरा अधिवेशन लिख सकते हैं। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, कोलकाता में। कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे एक प्रश्न आता है, इनको ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी एक बुक है द पॉवर्टी रूल विट्रेस इन इंडिया, ये बुक भी इनका कई बार पूछा जाता है। अगर मान लेते हैं ये नहीं आया प्रश्न, तो ये भी आ सकता है कि तीसरा बताओ, तीसरा अधिवेशन कहां हुआ और कब हुआ। तीसरा हुआ था मद्रास में। कहां हुआ था, मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और एक प्रश्न और आता है, जब तीसरा हुआ था तो कब होगा, दूसरा होगा 1886 और ये होगा 1887, हाँ या ना, हर वर्ष होता था दिसंबर माह में। और मान लो इन्होंने पूछ लिया बदरुद्दीन तैयब से क्या प्रश्न आता है, तो याद रखेंगे प्रश्न आएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए, मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे यहां पर मैं बात करूं चौथा, इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए मैं चौथा लिखा रहा हूं, चौथा तक ही लिखाऊंगा आपको। अधिवेशन की बात करेंगे, होगा कब, 88 में होगा, 87 के बाद 88। कहां होगा, इलाहाबाद। कहां हुआ था, इलाहाबाद हुआ। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, तो याद रखेंगे जॉर्ज यूले थे भैया। और इनसे एक प्रश्न आएगा कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे जॉर्ज यूले। ये प्रश्न याद रखेंगे इतने सारे। अगर मान लेते हैं प्रश्न ये सब पूछे गए, उसके बाद अगर प्रश्न ये पूछा गया कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है, ये कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। एकमात्र जो गांव में हुआ था अधिवेशन, एकमात्र जो गांव में अधिवेशन हुआ था, सारे शहर में हुए थे, एक गांव में हुआ था फैजपुर। क्या हुआ था, फैजपुर। याद रखेंगे जेएल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। अगर ये पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भैया, कांग्रेस की ही मैं बात कर रहा हूं, तो कोलकाता में हुआ था। कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था 1917 ईस्वी में। और एनी बेसेंट कौन थी, एनी बेसेंट थी, याद रखेंगे। अगर यहीं पर यह पूछ लिया जाए भारतीय महिला कौन थी, क्या पूछा जाए, भारतीय महिला बता दो भैया, तो याद रखेंगे ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था, भारतीय महिला वाला। और कौन थी इसकी, याद रखेंगे सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू, याद रखेंगे। ठीक है, 1925 ईस्वी में।
ठीक है, तो इतने प्रश्न अगर हमको याद हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम को लेकर, या किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो मैं बता रहा हूं कि अगर इस लेवल से हम लोग चलेंगे ना और पर डे एक सेट को करेंगे तो सोच कर देखो हमारा जीएस कितना तगड़ा हो जाएगा। सोच कर देखो भैया, तुम खुद सोचो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही आरोही क्रम में बताओ। उत्पादन, तो भारत में सबसे अधिक जो खाद्यान्न फसल उत्पादन की जाती है वो है चावल, और चावल में टॉप पर कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पर है गेहूं, गेहूं में टॉप पर कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मोटे अनाज टॉप पर कौन है, आप कहोगे राजस्थान। कौन होगा, राजस्थान। अगर दालों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश टॉप पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोटे अनाज कहां मिलेगा, दालें सबसे ज्यादा कहां मिलेंगी, ये सारी चीजें। अगर यहां पर कुछ चीजें मैं और लिखा दूं, जैसे देख लेते हैं और चीजें देख लेते हैं यहां पर, ये इधर अगर मैं यहां पर कहूं भैया केसर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा, केसर या सेब, तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में केसर और सेब मिलेगा। अगर मैं यहां बात करूं भैया तंबाकू की बात करूं, तंबाकू की बात करूं, पपीता की बात करूं, पहला राज्य कौन सा है भैया इनके मामले में, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर मैं यहां पर काजू की बात करूं, प्याज की बात करूं, तो महाराष्ट्र टॉप पर हो जाएगा। अगर मैं यहां रेशम की बात करूं या सूरजमुखी की बात करूं, तो यहां पर राज्य हो जाएगा कर्नाटक टॉप पर। कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक राज्य टॉप पर हो जाएगा। अगर मैं यहां पर इलायची की बात करूं तो राज्य हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा, केरल। अगर मैं यहां चाय की बात करूं तो उत्तर हो जाएगा असम। तो कुछ चीजें हमको यहां भी याद रखनी है। अगर मैं यहीं पर बात करूं सरसों की, किसकी बात करूं, सरसों की, तो राजस्थान टॉप पर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात करूं कपास की, किसकी बात करें, कपास की, तो गुजरात टॉप पर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात करूं गेहूं, तो मैंने बता ही दिया था। अगर मैं यहां बात करूं लीची की, लीची, लीची की बात करूं तो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार, याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ इतने सारे जो प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में किसी ना किसी में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और ऐसा सेशन हम डेली करेंगे। आप लोगों ने सपोर्ट दिया तब, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना मजा आया या नहीं आया। ये करंट अफेयर से प्रश्न जुड़ा हुआ था उस समय का। देखते भैया क्या पूछा था इन्होंने। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक एक छोटे गांव की परिकल्पना की थी, कौन थे, तो आर के नारायण। उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये कंप्यूटर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आउटपुट का मतलब है, देखो स्पीकर लगाते हैं हम, प्रिंटर भी लगाते हैं, मॉनिटर भी लगाते हैं, लेकिन स्कैनर लगा लगाया आता है, स्कैनर लगा लगाया आता है। तो आउटपुट पूछा है, तो आउटपुट ये नहीं है, बाकी सब आउटपुट है स्कैनर। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, याद रखेंगे। अगर प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है, उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दूसरा आ गया ये, तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अभी तक 2 ही करंट अफेयर्स के प्रश्न आए, ठीक है, तो याद रखेंगे कि बैंकों से जुड़े प्रश्न भी हमारे एग्जाम में देखे जाएंगे। ये भी देखो कंप्यूटर का आ गया कि आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो पीपीएम का मतलब है प्रिंट पर मिनट। प्रिंट पर मिनट पीपीएम का फुल फॉर्म है। अगर मैं यहां पर होता आईपीएम तो ये भी सही हो जाता, इमेज पर मिनट, या याद रखेंगे इमेज पर मिनट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका क्या है, प्रिंट पर मिनट, इमेज पर मिनट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, याद रखेंगे। कंप्यूटर के हमने 2 देख लिए।
अब देखो ये करंट अफेयर्स का एक और आ गया है, इसमें लिखा है कौन सा देश 2018 में वर्ल्ड फीफा की मेजबानी किया था 2018 में। पुराना पूछ लिया है तो रूस हो जाएगा। ये 4 साल बाद होता है मेरे भाई। कितने साल बाद होता है? 4। तो 22 में किसने किया था? 2022 में। तो 2022 में कतर ने किया था। अब 2026 में कौन करेगा मेरे भाई? 2026 की बात करेंगे तो आपको पता है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश इसकी मेजबानी करेंगे। मैक्सिको, ये मैक्सिको वही है जो चांदी के लिए बहुत अधिक जाना जाता है पूरी दुनिया में। चांदी चांदी चांदी। और यही मैक्सिको के नीचे या मैक्सिको को बगल में एक नदी आके गिरती है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो पंजा का डेल्टा बनाती है भाई। अगर ये कभी पूछा जाए, बताओ, प्रश्न 2-3 मैं यहां बता दे रहा हूं, मैक्सिको और यूएसए को अलग कौन सी नदी करती है? तो रियो गांद्रे नदी। रियो गंद्रे या गांद्रे नदी इनको अलग करती है। अमेरिका को कनाडा से अलग कौन करता है मेरे भाई? तो 49 डिग्री समांतर रेखा इनको अलग करती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक जनगणना से प्रश्न आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य, यानी शहर में सबसे कम लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है? गांव में ज्यादा लोग निवास करते हैं। हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगर मैं यहां पर बात करूंगा सबसे अधिक जनघनत्व कहां का है? सबसे अधिक जनघनत्व कहां का है? प्रश्न आया हुआ भी है और आ सकता है, तो बिहार का। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ही तो सबको ही पता है भाई, छोटा सा प्रश्न बता दिया मैंने, राजस्थान। अगर पूछा जाए छोटा राज्य कौन सा है? छोटा, तो गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल में बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं ये जनसंख्या में बात कर दूं, क्या करूं? जनसंख्या में बात कर दूं तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी। और जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा छोटा? तो सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। मैं ये बात करूं कि सबसे पढ़े लिखे लोग कहां रहते हैं? तो केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है? तो यही की भैया, साक्षरता याद रख लेंगे केरला की। तो कुछ प्रश्न हमको याद रखने। और जो जनगणना है मेरे भाई, अगर ये प्रश्न आया जनगणना से, 1-2 प्रश्न और बता देते हैं। म्यो के कार्यकाल में इसको स्टार्ट किया गया था 1872 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये अनियमित रूप से था, अनियमित। ठीक है, मतलब इन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि कितने वर्ष के अंतराल से जनगणना होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं रिपन, और रिपन ने 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट किया था। ठीक है, नियमित जनगणना स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है जीपीएस के मामले में। पर्वत और बिल्डिंग अगर बनाए जाएं, पर्वत वगैरह जो विस्तार होता है और बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाए जाएं, तो जीपीएस का कहीं ना कहीं बाधा का काम करती है। तो यही सही हो जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, है नहीं, बन सकते हैं। अगर ऐसा होगा, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना दी जाए, तो जीपीएस कहां तक चलेगा भैया कि कौन सा कहां व्यक्ति रह रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा पर्वतों का निर्माण हो गया तो जीपीएस का कोई फायदा नहीं है। तो ये कहता है बाधा बन सकते हैं, है नहीं, बन सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का गठन 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, दोनों का मुख्यालय। ठीक है, दोनों का मुख्यालय और दोनों की स्थापना भी लिखा हुआ है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपको पता है, इन्हीं की वजह से ये गद्दी पर बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से भी आप लोग जानते हो, चाणक्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिनकी एक किताब थी, बुक थी, जो कई बार पूछी जाती है, अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, हम याद रखेंगे। ठीक है,
अगर यहां पर एक प्रश्न आया कि बताओ मेरे भाई कल्हड़ की पुस्तक का नाम बता दो, कल्हड़ की पुस्तक का नाम बता दो, तो राज तरंगिणी हो जाएगा, राज तरंगिणी हो जाएगा, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है, कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्कंदगुप्त लिखा हुआ है, हूणों का आक्रमण, हूणों का आक्रमण की बात आएगी तो यही नाम आएगा, आक्रमण। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इनके गुरु भी थे, इनके प्रधानमंत्री भी थे, यानी सब कुछ यही थे, क्योंकि इनकी वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा धनानंद को मारकर गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक जो जारी करता है ना, कौन करता है? विश्व बैंक समूह करता है भैया, व्यापार के लिए। इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंह चतुर्भुज, सिंह चतुर्भुज का मतलब है चारों तरफ शेर, सारनाथ है ना, सारनाथ स्तंभ की बात यहां पर हो रही है। तो स्तंभ कहां स्थित है? तो सारनाथ में। याद रखेंगे, चारों तरफ से लायन है उसके। प्रश्न आएगा, उलटवासी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? कबीर जी का। क्या है? कबीर जी का हमको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। गुरु नानक जी ने सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, संस्थापक, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है मेरे भाई? ये कच्छ वासियों के द्वारा बसाया गया है, बिल्कुल सही है। ये थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदली है, बिल्कुल सही है। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास करते हैं, बिल्कुल सही है। ये एक मीठे पानी की झील है, गलत है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर इसकी जगह पर ये लिख देते कि यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं, तब भी सही हो जाता। क्या जंगली गधे पाए जाते हैं? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। ठीक है, कच्छ का रण, और कच्छ भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला लेह और दूसरा कच्छ, उसके बाद राजस्थान के जिले आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हमको याद रखने। कच्छ कहाँ पड़ता है? जैसे मैंने इसका मैप बनाया, तो ये वाला जो क्षेत्र है मेरे भाई, यही पड़ता है कच्छ। ठीक है, ये पूरा कच्छ है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की आजादी दी या कहा था? तो आपको पता है जहांगीर। जहांगीर का मतलब पता है? सलीम। इनका पुराना नाम या इनका नाम क्या था बचपन का? सलीम नाम था, क्योंकि अकबर की संतान थी और अकबर की कोई संतान नहीं हो रही थी, तो इन्हीं के गुरु थे अकबर के ही, उन्हीं के फतेहपुर सीकरी भी बसाया गया था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम सलीम पड़ा गया। उसके बाद बात करें, जहांगीर के कार्यकाल में दो लोग आए थे। एक का नाम था विलियम हॉकिंग्स। क्या नाम था? विलियम हॉकिंग्स। हॉकिंग्स ये 1608 के आसपास में आए थे। और एक का नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये 1615 के आसपास आए थे। ठीक है, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, पहली बार आए थे, और इन्होंने ही सूरत में कारखाना बनाने की स्वतंत्रता दी थी। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, याद रखेंगे। और शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है, और इन्होंने ही ताजमहल, लाल किला बनवाया था भाई, लाल किला। ठीक है, याद रखेंगे। एक प्रश्न बहुत आता है, जिंदा पीर किसे कहते हैं? क्या प्रश्न आता है? जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को। और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 ईस्वी में। ठीक है, बहादुर शाह जफर से अगर प्रश्न आया मेरे भाई, तो ये आएगा कि मुगल वंश का अंतिम राजा कौन है? अंतिम राजा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यही नाम आ जाएगा बहादुर शाह जफर, जिनको बाद में 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उस विद्रोह में प्रमुख नेता भी इनको चुना गया था।
और बाद में इनको रंगून काला पानी की सजा दी गई। आज भी इन्हीं का मकबरा रंगून में ही है। रंगून वर्तमान में म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार उस समय भारत का ही एक राज्य था या प्रांत था, लेकिन 1937 में म्यांमार अलग हो गया भारत से। ठीक है, ये प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? कहने का मतलब करंट अफेयर से प्रश्न और पुरस्कार यहां पर पूछा गया है, तो पुरस्कार हम भी याद रखेंगे। ठीक है, गांधी पुरस्कार किसको मिला था उस समय? वो ही ससाकावा को मिला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन के संबंधित प्रावधान है? किस आर्टिकल में? आपको पता है, चाहे पंचायत बोल दें, चाहे स्थानीय निकाय या नगर पालिका बोल दें, तो ये सब आर्टिकल 243 में ही है, इन्हीं का खंड है। जैसे 243 से 243 ओ तक पंचायत के बारे में, ओ के बाद फिर जो होगा वो नगर पालिका के बारे में। ठीक है 43 में। उसके बाद अगर प्रश्न आया 21 में, क्या 21 में है दोस्तों, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, दैहिक की स्वतंत्रता है भाई। अब आप कहोगे ये क्या होता है? एटीट्यूड के साथ जो आप जीवन जी रहे हो ना, एटीट्यूड, जो कपड़ा चाहे वो पहन रहे हो, जो जहां जो खा रहे हो, जहां घूम रहे हो, एटीट्यूड के साथ, तो ये आर्टिकल 21 ही तो देता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार 21 देता है। और 51 एक ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मूल कर्तव्य बताए गए हैं। क्या है यहाँ पर? मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और आपको एक प्रश्न बता दें कि मूल कर्तव्य रूस से लिए गए थे। कहां से लिए गए? रूस से लिए गए थे, जो वर्तमान में 11 है, और 1976 में इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, जोड़ा गया था। तो 10 थे, तो कितने थे? तो 10 थे, और वर्तमान में कितने? 11। एक जोड़ा है ना, तो एक कौन सा जोड़ा है भाई? तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार सीधे सीधे हम कह सकते हैं। और इसका उल्लेख आर्टिकल 21A में भी है। ठीक है 21A में भी है। ये प्रश्न हमको याद रखने। जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते प्रश्न कितनी बार बना है? शब्द कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगर मैं कहूं जातक कथा किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन की बात कर रहे हैं? भारत आया था, यानी भारत किसने, कौन सा प्रधानमंत्री था इसने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? विंस्टन चर्चिल, याद रखेंगे। और इन्होंने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। नंगा फकीर, नंगी या नंगा जो भी है, इन्होंने ही कहा था, विंस्टन चर्चिल थे, याद रखेंगे। और ये क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 ईस्वी में आया था, ये लिखा भी है। और क्लीमेंट एटली के द्वारा, स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा भारत में लाया गया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा भारत में लाया गया था। ये इसलिए लाया गया था, इन्होंने कहा था कि जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है भाई, इसमें हमारी सहायता करो, इसलिए इसको लाया गया था कि अगर ये आप सहायता कर देते हो दूसरे विश्व युद्ध में तो हम आपको आजाद कर देंगे। और तभी गांधी जी ने कहा था कि जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तब भी आपने यही बात की गई थी और आपने लॉलीपॉप वहां देने का काम किया था, लेकिन अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपको पता है 1942 में ही गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त को स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा भी यहां देने की बात की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम जो दर्रा है नामक पहाड़ी दर्रा, इनमें से किसके निकट है? तो कारगिल।
कारगिल के निकट है क्या काराकोरम दर्रा। अगर प्रश्न आएगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो इसकी ऊंचाई लगभग है 5540 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है भाई, ठीक है। और भारत और चीन के बीच में और भी दर्रे हैं, जैसे यहां पर मैं नाम लिख दूं, जैसे जाराला, कौन सा है, जाराला, अघिल, अखिल भी होगा, अघिल भी होगा, और उसके बाद में है पिंटाक या मिंटाक भी लिखा हुआ होगा, और खरदुंगला, खारदुंगला, ठीक है। बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन ये दर्रे भारत और चाइना के बीच में, हम इसको याद रखेंगे। मान लो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि श्रीनगर किस नदी किनारे है, ये प्रश्न भी आ सकता है, तो याद रखेंगे झेलम नदी किनारे है। अगर उसने पूछ लिया कि तुलबुल बांध कहाँ है, तुलबुल परियोजना या तुलबुल बांध कहां पर है, तो झेलम नदी पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान, यानी कहने का मतलब करंट अफेयर से प्रश्न आया, चक्रवात को लेकर आया है कि उसका नाम क्या था। आपको पता है चक्रवात या तो बंगाल की खाड़ी से आता है या अरब सागर से आता है, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी ये दो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि भूमध्य सागर हमारे पास में है ही नहीं। भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो दो महाद्वीपों को अलग करता है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, याद रखेंगे। वहीं पड़ती है फारस की खाड़ी, एशिया में पड़ती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, याद रखेंगे दो ही ग्रह हैं तो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, एक तो शुक्र, एक अरुण, ये दो ही ग्रह हैं, बाकी सब वामाव्रत घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह कैसे घूमते हैं, वामाव्रत। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं मेरे भाई, प्रश्न आएगा लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद में अगर प्रश्न आया सबसे ज्यादा वलय किस ग्रह में पाए जाते हैं, वलयदार ग्रह है भैया शनि, और शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह की बात करें या सैटेलाइट की बात करें किसके पास में है, तो शनि हो जाएगा। बृहस्पति से बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, याद रखेंगे तो बृहस्पति हो जाएगा। अगर यही मैं बात करूं कि गर्म ग्रह कौन सा है, इधर नहीं लिखते, यहां पर लिख देते हैं, गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे शुक्र ग्रह हो जाएगा, जिसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और इसको भोर का तारा, भोर का तारा, इसी को सांझ का तारा, इसी को सांझ का तारा भी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। और अगर ठंडा ग्रह की बात करूंगा तो ठंडा ग्रह हो जाएगा अरुण, कौन सा हो जाएगा, अरुण। अगर मैं कहूं निकट की बात, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, तो हो जाएगा बुध, मरकरी। और आपको पता है भैया कि बुध ग्रह सबसे निकट है और सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध हो जाएगा, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं, बाकी है भी बहुत सारे प्रश्न, हम प्रत्येक सेट में डिटेल से जानेंगे। बार बार यही प्रश्न जब आएंगे ना तो आपको अनुमान लग जाएगा कि लेवल क्या है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए थे। देखो खेल से आ गया, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। माइकल फिलिप्स याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स याद रखेंगे। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें एम का पूर्ण रूप क्या है, एम, OMR में एम माने होता है मार्क, ठीक है, मार्क याद रखेंगे। नेक्स्ट, हॉर्नबिल, एक त्योहार से प्रश्न आ गया है। हॉर्नबिल सबको पता है, ये तो नागालैंड का है हॉर्नबिल, ठीक है। त्योहार कहाँ का है, यहाँ का है। अगर यहां से बात करें, एक प्रश्न आता है बिहू किससे संबंधित है, ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारा मुखौटा। मुखौटा पूछा जाए तो किससे संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, हॉर्नबिल नागालैंड सही हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, याद रखेंगे नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले योजना आयोग होता था। क्या होता था, योजना आयोग होता था भाई, आयोग।
क्योंकि ये योजना बनाकर भारत सरकार को देता था और इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ठीक है, ये योजना आयोग था। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई? और नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है, ये योजनाएं बनाकर देता है, याद रखेंगे। पारा का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखेंगे क्विक सिल्वर। क्या है? क्विक सिल्वर, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इस रसायन विज्ञान से प्रश्न आ गया। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? यानी मुख्यालय से एक या दो प्रश्न जरूर मिलेंगे हमको। मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। अगर ये कभी पूछ लिया जाए मुंबई कहाँ है, तो सालसेट द्वीप पर बसा है। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोबारा आ गया भाई। चलो, कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? कान्हा की अगर मैं बात करूं, चाहे हम कुछ और बता देते हैं। यहाँ पर कान्हा की बात करें, चाहे हम यहाँ पर सतपुड़ा की बात करें, चाहे यहाँ पर हम बांधवगढ़ की बात करें, यहाँ पर हम पन्ना की बात करें, यहाँ पर हम कूनो पालपुर की बात करें, यहाँ पर माधव की बात करें, तो ये सारे कहाँ के हैं? तो आप कहोगे ये सब मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तेलंगाना में केसु ब्रह्मानंद रेड्डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में चंदौली हो जाएगा, चंदौली नेशनल पार्क है, चंदौली। नवेगांव महाराष्ट्र का है ना। उत्तर प्रदेश का दुधवा है, कौन सा है? दुधवा है, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पूछ रहा है। प्रवाल भित्ति का मतलब पता है क्या है? मूंगे की चट्टान। अगर यहां पर मैं मैप बनाऊं छोटा सा, उसी प्रकार से बनाते जैसे मैप होता है। ठीक, ये है, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी और उत्तर साइड में, यानी यहां पर पड़ती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है यहाँ पर? यहीं पर है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। यहीं पर है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में। इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ नाम है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में और प्रश्न की मैं यहां पर बात करूं, और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे कहते हैं प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश कहते हैं भैया, याद रखेंगे। ये द्वीप भी है, ये देश भी है, और ये महादेश भी है या महाद्वीप भी है। ठीक है, बात तो एक ही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी की अगर मैं यहां पर बात कर दूं, तो मर्रे डार्लिंग नदी है। क्या है? मर्रे डार्लिंग नदी है, याद रखेंगे। सबसे बड़ी झील की अगर मैं यहां पर बात करूं, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की, तो आयर झील है। क्या नाम है? आयर झील है। ठीक है, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर कई मरुस्थल है मेरे भाई, तभी तो इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल है विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया, हमको याद रखना है। और भी मरुस्थल हैं, ग्रेट सैंडी। क्या है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। और भी है, सिम्पसन भी है, सिम्पसन। ठीक है ना, कई सारे मरुस्थल है यहाँ पर, छोटे बड़े, याद रखेंगे। और यहाँ की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसे भारत में हिमालय से ये है, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? कॉसिस्को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये थे मेरे भाई सारे क्वेश्चन। और क्या बचा है? एक बचा है लास्ट वाला क्वेश्चन, कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये था लेवल। अगर आप इसी लेवल से सारे सेट करोगे जो डेली मैं लेके आऊंगा, कि आपका स्कोर 35 नहीं हो सकता? खुद सोचो, जरूर होगा।
रास्ता मैं बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। जब उस पर चलोगे ना, निकाल लो 40-45 मिनट निकाल लिया करो रोज जीएस के लिए, इतना तो निकाल सकते हो ना। आप कहोगे सर थोड़ा शॉर्ट और बताओ, तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा। आप कहो थोड़ा और डिटेल में लेके आओ, ताकि 1 घंटा प्लस की क्लास हो तो भी बताना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, गूगल पर या क्रोम पर आपको जाना है और आपको सर्च करना है gsbhaivisnusar.com। एक वेबसाइट खुलेगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट और कराए हुए, उनका भी मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और मुझे कमेंट करके बता देना कि सर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मजा आया या नहीं आया बस कमेंट करके आप जाना। क्योंकि होता क्या है, हौसला तभी बढ़ेगा मेरा जब आप कमेंट करोगे, लोगों को शेयर करोगे, तभी तो मजा आएगा। मान लो इस पे व्यूज ही नहीं आए, मेहनत मैंने इतना किया, व्यूज नहीं आए, तो कौन पढ़ाएगा आप बताओ। आप पढ़ाओ, कोई रास्ते पर आप जा रहे हो, अब व्यूज ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तो जरूर कामयाब होंगे हम लोग। बाकी मिलते हैं, इसी लेवल से मिलूंगा मैं दोबारा फिर से नए एक सेट के साथ। जय हिंद साथियों।